नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस होंगे वो अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जिसमें पॉलिटी आपकी पूछी जाती है। तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है संविधान सभा ने किस तारीख को भारत के संविधान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो अपनाया गया था। ठीक है, क्या इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली में जब हम संविधान की उद्देशिका क्या पढ़ते हैं, उद्देशिका 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 या उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना बोलते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है संविधान सभा द्वारा जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को आत्मर्पित और अंगीकृत किया गया है, मतलब किया जाता है। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें भी देख लेते हैं। एक आपकी 24 जनवरी 1950 इंपॉर्टेंट ये डेट है 24 जनवरी, क्योंकि इस दिन पर हमारे पहले प्रेसिडेंट, हमारे पहले राष्ट्रपति, हमारे पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। किस तारीख को? 24 जनवरी 1950 को। तो ये तारीख आपको ध्यान रखना है। फिर इसके ठीक बाद एक दिन बाद 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी 1950 को जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग था, जो हमारे देश का निर्वाचन आयुक्त होता है, उसने शपथ ली थी। और किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति ने। किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति ने। किसको शपथ दिलाई थी? जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं? निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें। ठीक है, तो यहां से हमें इतनी जानकारी जो है वो मिल चुकी है। और इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शंस देख लीजिए। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ये कोई हंसने वाली बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इस बार एसएससी जीडी में जो है पूछा गया है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था वो प्रॉपर तरीके से लागू किया गया था। क्या किया गया था? प्रॉपर तरीके से लागू किया गया था। और इसी दिन 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का जो राष्ट्रगान है, क्या है? हमारे देश का जो राष्ट्रगान था अर्थात जनगण मन, वो भी अपनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। सारी जो भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कहता है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं कौन होते हैं? वो होते हैं आपके या उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कहता कि अगर ये ना रहे, अगर उसका पद रिक्त हो जाए तो उसके कर्तव्यों का मतलब उपराष्ट्रपति के काम को कौन देखेगा? तो अब बताइए चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष। इसके काम को जो है देखते हैं। ठीक है,
लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के काम को देखता है। कौन देखता है? लोकसभा के काम को। आप एक चीज ध्यान रखो, पहले लोकसभा के अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं, तो ये कौन होंगे? ये जी.बी. मावलकर होंगे। जी.बी. मावलकर, जी.बी. मावलकर, ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आपको जो है साथ साथ में ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से है? तो भाग 2 है, भाग 4 है, भाग 3 है या भाग 5 है? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, भाग 4 में, जिन्हें हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। कितने? डीपीएसपी भी बोलते हैं हिंदी में। इन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। वो भाग 4 में है। वो कहाँ पे? आपके भाग 4 में है। अब अन्य जो कि इंपॉर्टेंट भाग है उन्हें भी देख लेते हैं। भाग 1 में क्या होगा आपका? भाग 1 में जो है केंद्र राज्य संबंध बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। फिर भाग 2 में क्या होगा? ये तो 1 में हो गया, अब 2 में देख लीजिए। 2 का मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, 2 में क्या होगा आपका? 2 में होगा नागरिकता। क्या होगा? नागरिकता। संविधान के भाग नंबर 2 में आपकी क्या है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है आपके मौलिक, क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है आपका? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। फिर भाग 5 में क्या है? भाग 4 तो हम जान ही चुके, फिर एक बार बता देते हैं। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर भाग 5 में क्या है? भाग 5 आपका केंद्र से संबंधित होगा। किससे? केंद्र अथवा संघ सरकार से संबंधित होगा। इससे केंद्र अथवा संघ सरकार से संबंधित होगा। मतलब भाग 5 में ही आपके राष्ट्रपति के बारे में दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में दिया जाएगा, प्रधानमंत्री के बारे में दिया जाएगा। भाग 5 में ही कैग के बारे में दिया जाएगा, आपका अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया जाएगा। इन सभी के बारे में भाग 5 में दिया गया है, क्योंकि ये सारे के सारे जो पद हैं वो हमारे केंद्र या संघ सरकार के तहत आते हैं। तो यहां से मुझे लगा कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, तो इनकी एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन यहां से आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 290, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 281, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 270। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 280 अनुच्छेद। तो आइए कुछ वित्त आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। वित्त आयोग में कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। 5 में से एक तो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का। वाह, एक कैसा होता है? सॉरी, एक अध्यक्ष हो गया आपका और बाद 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 क्या होंगे? अन्य सदस्य होंगे। कुल मिला के कितने होते हैं? 5। दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी वो कुल सदस्य पूछता है, तो कभी कभी केवल वो इसके अलावा में, अध्यक्ष के अलावा में सदस्य पूछ लेता है। और एक कैसा निकाय है? तो ये अर्धन्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है ये अर्धन्यायिक निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज वर्णित कर रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूं। अर्धन्यायिक निकाय क्या है? अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है, अर्धन्यायिक निकाय है। इसका मेन काम क्या होता है? चलिए काम भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यूपीपी में इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जीएस में। इतनी इजी जीएस उसकी नहीं आई है। कहीं कहीं पे उसने मुख्य उद्देश्य पूछ लिया है किसी का, तो कहीं कहीं पे उसने उसका मुख्य काम पूछ लिया। तो इसका मुख्य काम जो होता है, जो केंद्र और राज्य, जो केंद्र सरकार एक होती है और कौन सी होती है? राज्य सरकार होती है। उसके बीच में करों का विभाजन, उसके बीच में किसका विभाजन करे? करों का मतलब है टैक्स। करों का मतलब क्या है? जो टैक्स होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से किया जाए, किस रेशियो में किया जाए, या फिर वित्त आयोग जो होता है वही क्या करता है? राज्यों, वही करेगा। राज्यों
राज्यों के लिए अनुदान के लिए सिफारिश करता है। राज्यों के लिए अनुदान के लिए सिफारिश कौन करता है? आपका वित्त आयोग ही करता है। ठीक है, वो कहेगा कि भाई ये राज्य बहुत ज्यादा गरीब है, इसको डेवलप होने के लिए केंद्र सरकार इसको इतनी राशि दे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या का मतलब इसके सदस्यों की संख्या। ठीक है, कितनी? 350, 450, 250, 150। तो कितनी टोटल में होती है? 250 होती है। कितनी टोटल में होगी? 250 होगी। वही लोकसभा की भी जान लीजिए, यल का मतलब लोक और यस का मतलब यहाँ पे क्या है? सभा। इसकी टोटल में कितनी होगी? तो 300, सॉरी माफी चाहता हूँ, 552। मैं 300 लिखने लगा हूँ। कितनी होती है लोकसभा की? लोकसभा की होगी 552। लेकिन ये तो टोटल में सीट्स हैं, इस मतलब इतनी सीट्स हैं, लेकिन जो है टोटल में 550 मेंबर ही होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 550 मेंबर ही आपके होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने जो है जान लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी सॉरी पैसा है, पैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, पेशा होना चाहिए। पेशा का मतलब क्या होता है? हमारा व्यवसाय। क्या होना चाहिए? पेशा होना चाहिए। थे एक पाइए गलत लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा अधिकार हमें दिया गया है संविधान के तहत जिससे हम क्या कर सके? कोई भी वैलिड व्यापार है, कोई भी वैलिड काम है, उसको हम कर सके। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका अनुच्छेद 19 होगा। इसी में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपकी दी गई है। इसके तहत लगभग में 6 अधिकार आपको दिए गए हैं। तो जो 5वां या 6वां है वो आपका यही है। ठीक है, और 14वां देख लेते हैं। 14वां किससे संबंधित है आपका? तो जो 14वां है ये वाला, ये संबंधित है आपका समानता से। किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है। ठीक है, फिर 18वां देखते हैं, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये किससे संबंधित? उपाधियों उपाधियों के अंत से, उपाधियों के अंत से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। इसके बारे में तो मैं अभी बता ही चुका हूं, प्लस और जानकारी ले सकते हो यहां से। अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों शोषण से संबंधित है। मतलब जो शोषण होता है ना, उस पर रोक लगाते हैं। उस पर क्या करते हैं? रोक लगाते हैं। तो चलिए, इन चारों अनुच्छेद जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और हमें इनके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 51 ये होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 51A होगा। अब हम देख लेते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे। पहले तो हमारे 10 थे। पहले कितने थे? 10 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। एक आपका जोड़ दिया गया। भाई पहले 10 थे, अब 11 हो गए, तो एक जोड़ा ही तो गया होगा। ये कब जोड़ा गया? 11वां। ये जोड़ा गया आपका सन 2002 में, तो 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वें संविधान संशोधन के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसको भी क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 51। 51 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 36 से लगाकर, अनुच्छेद 36 से लगाकर 91 तक क्या है आपका? डीपीएसपी। क्या है आपका? डीपीएसपी, यानी इसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या होगा आपका? डीपीएसपी है ये। ठीक है, तो डीपीएस ये किससे संबंधित होगा? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किस पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाए रखेंगे? शांति बनाए रखेंगे। क्या बनाए रखेंगे? शांति बनाए रखेंगे। ये अनुच्छेद 51 में प्रावधान किया गया है। और देखते हैं अनुच्छेद जो है 51A हो गया है। अनुच्छेद 50 क्या बताता है? 50 कहता है कि कार्यपालिका, कौन चीज? कार्यपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और विधायिका, और कौन? विधायिका।
इसका क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। पृथक्करण का मतलब अलग अलग ये काम करें, आपस में मिलजुल के काम ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो जैसे मान लो कार्यपालिका कोई गलत काम कर रही है, ठीक है, तो सॉरी न्यायपालिका यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या करे, अगर वो काम गलत है तो उसे निरस्त कर दे, अगर सही है तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इससे संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के उपराष्ट्रपति किस विधि निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भैया अभी बताया था जस्ट, एक क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, हमारे गलत, इसके नहीं होते हैं भाई। उपराष्ट्रपति जो है वो तो केंद्र में बैठते हैं। फिर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, नहीं अभी बताया था लोकसभा की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा या राज्य विधानसभा, भैया राज्य विधानसभा तो राज्य में होगी, बल्कि उपराष्ट्रपति तो हमारे देश में होता है। तो आंसर क्या होगा, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी नहीं की जाती, कौन सी रिट जारी नहीं की जाती, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश या परम प्रेम। तो मैं बता दूं आपको, भारत का जो यस्सी है, यस्सी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। यह अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत, 32 के तहत क्या करता है, रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, जिनमें से 3 प्रकार इसमें दिए गए हैं और 1 प्रकार नहीं है। कह रहा वो कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध भी है, परमादेश है, लेकिन परम प्रेम नाम की कोई भी रिट नहीं होती है। परम प्रेम नाम की कोई भी रिट आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से आपको जो है ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा किस भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सॉरी माफी चाहता हूं, किसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसको, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। किसको, तो राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। 1946 में, कब, 1946 में जो है 1946 में 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कैसे, अस्थायी अध्यक्ष आपके चुने जाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद, भाई 9 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 11। कितना होगा, 11, मतलब 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। कौन, जो अभी आंसर मैंने बताया है, कौन, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन चुने जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है चुने जाते हैं। फिर अच्छा और ध्यान रखिए, 2 आपको जोड़ना है यहाँ पे, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को भी एक ध्यान रख लीजिए। 13 दिसंबर 1946, इसको क्या होता है, इसको जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो क्या करते हैं, वो जो उद्देशिका है, क्या है, उद्देशिका प्रस्ताव को पेश करते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव को क्या करते हैं, पेश करते हैं। तो यहां से हमने काफी कुछ सीखा हुआ है, तो इसे भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य क्या है। लो भाई, अगर रटा होगा तो इस आंसर को आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन समझने वाले होते हैं। कहता है कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्यों बनाए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, धार्मिक सद्भाव, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक असमानता। तो क्या इसका आंसर होगा, सामाजिक
एवं आर्थिक न्याय। अभी तो बताया था, एक बार फिर बताओ, नीति निर्देशक तत्व ये किस भाग में पढ़ते हैं? तो फोर्थ में पढ़ते हैं। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक को क्या कहते हैं, जबकि दूसरे को विधानसभा के रूप में जानते हैं। कह रहा है कि भाई जो राज्य का विधानमंडल होता है उसमें कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, जिसमें से एक को तो हम विधानसभा कहते हैं, जो कि अनिवार्य है, हर राज्य में आपकी विधानसभा होती है। लेकिन कह रहा है दूसरे वाले को क्या कहेंगे? लोकसभा कहेंगे। नहीं जी, लोकसभा क्यों कहेंगे? क्योंकि ये तो हमारे देश में होती है। बल्कि वो किसकी बात कर रहा है? राज्य की बात कर रहा है। विधान परिषद, जी हाँ बिल्कुल भाई, एक विधानसभा होती है राज्य में और एक आपकी क्या होती है? विधान परिषद होती है। क्या होती है? विधान। राज्यसभा तो ये देश में होती है, तो ये राज्य में कहां से आ जाएगी? राज्य परिषद की नाम की कोई चीज अभी नहीं है। राज्य परिषद नाम की अभी कोई चीज नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विधान परिषद इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? निर्देशक सिद्धांत के तहत है? जी नहीं, निर्देशक सिद्धांत तो ये है ही नहीं। वो तो कह रहा भैया अधिकार है, तो निर्देशक सिद्धांत कहां से हो जाएगा? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या गैर संवैधानिक अधिकार है? इस ऑप्शन को भी काट सकते हो, गैर संवैधानिक नहीं है। इनमें अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो, पहले तो ये मौलिक अधिकार हमारा था। पहले क्या था? ये हमारा मौलिक अधिकार था। लेकिन नहीं, वर्तमान में एक ऐसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि पहले हमारे अधिकार कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। अब कितने हो गए? 6 हो गए। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकार, ये वाला मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन अब नहीं रहा। अब इसे क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। तो ये कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के सीजेआई द्वारा। सीजेआई का मतलब क्या होता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो क्या होंगे? मुख्य जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उन्हें भारत की संसद द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। मैं आपको बता दूं, भारत का प्रधानमंत्री किसी के भी वेतन को निर्धारित नहीं करता है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति भी किसी के वेतन को भी निर्धारित नहीं करता है। आंसर क्या होगा? संसद। जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके वेतन को कौन निर्धारित करता है? संसद ही निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवंबर 2023 तक, क्वेश्चन नंबर 15, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य की संख्या थी? भैया अभी बता चुका हूं, पहले कितने थे? आप डायरेक्टली बता सकते हो, पहले कितने थे? 10। पहले कितने थे मौलिक कर्तव्य हमारे? 10। अब कितने हो गए हैं? 11 हो गए। अधिकार के बारे में भी जान लो, पहले अधिकार कितने थे? 7, और अब कितने हो गए? 6। यहाँ पे एक प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? माइनस हुआ। तो देख लीजिए क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत का महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? ये पर नहीं है, क्या होना चाहिए? पद होना चाहिए। पद धारण करता है। ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री। करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। महान न्यायवादी को इंग्लिश में हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। इसी को हम भारत का पहला विधि अधिकारी भी कहते हैं। पहला विधि, क्या बोलते हैं? पहला विधि अधिकारी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला विधि अधिकारी बोलते हैं किसे? इसे महान न्यायवादी को। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 76,
जो अनुच्छेद नंबर 76 है उसमें किसके बारे में बताया गया है? महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? अंबेडकर जी ने, कैलाश नाथ ने, CN राव ने, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा नहीं, राय ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जो थे, उन्होंने जो हमारा संविधान था, जो ओरिजिनल संविधान था, उसको अपने हैंड रिटेन से लिखा था। हैंड रिटेन से, उसे क्या बोलते हैं? कॉलीग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलीग्राफर। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना है। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। वही अंबेडकर जी जो थे वो किसके सदस्य थे? वो प्रेम्बल, जो एक प्रेम्बल कमेटी बनी थी, प्रेम्बल कमेटी बनी थी, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इस कमेटी में कितने लोग थे? लगभग में 7 मेंबर थे। तो इनको यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे मैं न्यूनतम आयु से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। अगर उसको समझ लिया आपने तो आप यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए थोड़ा नीचे हम देखते हैं, क्योंकि स्पेस मुझे चाहिए इसके लिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज फोकस करके देखना। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु वाले कुछ पद। कौन कौन से हैं? जैसे भारत का राष्ट्रपति। कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति। और कौन? उपराष्ट्रपति। भारत का कौन? उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को राज्य में कौन रिप्रेजेंट करता है? मतलब राष्ट्रपति के कार्यों को राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। तो इन सभी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं हम 30 पर। 30 किसकी आयु होनी चाहिए? तो जो राज्यसभा के मेंबर बनने वाले हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होनी चाहिए 30 वर्ष। और किसकी 30 वर्ष होनी चाहिए? तो जो विधान परिषद होती है उसके जो भी मेंबर होते हैं उनकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं 25 वर्ष पर। किस पे आ जाते हैं? 25 वर्ष पर। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु किसकी होनी चाहिए? एक तो जो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के क्या हो? सदस्य। लोकसभा के क्या हो? सदस्य हो। लोकसभा के सदस्य हो। और कौन? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिन्हें विधायक बोलते हैं, तो उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर और देख लेते हैं हम यहाँ पे। और आ जाइए 21 वर्ष किसकी होनी चाहिए? जो लोग पंचायती चुनाव लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं? जो लोग पंचायती चुनाव लड़ते हैं उनकी उम्र कितनी कम से कम होनी चाहिए? 21। और फिर 18 कितनी होनी चाहिए भैया? 18 किसकी होनी चाहिए? जो मतदाता होता है। कौन? मतदाता। मतदाता का मतलब कौन होता है? जो वोट डालता है। उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। तो यहां से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा ही लिख लेना, फिर चाहे किसी की भी आयु पूछी जाए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है? संविधान के संशोधन से है। भाग 19, भाग 22, भाग 21 और भाग 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग 20। भाग 20 में बताया गया है कि हमारे संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, भाग अभी हमने कुछ देखे थे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जो है ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग, इंपॉर्टेंट चीज है ये, योजना आयोग की स्थापना की गई थी? 1970, 1950, 1850, 1890। गलत कह रहा है। 1850 में तो हम आजाद ही नहीं हुए थे। तो योजना आयोग कहां से गठित हो जाएगा?
1890 में क्या हम आजाद हुए थे? नहीं जी। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। आपने सुना होगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को जो लागू किया था वो किसने लागू किया था? योजना आयोग ने। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई, तो वो कब लाया गया होगा? 1970 में लाया गया होगा? नहीं, बिल्कुल गलत। 1900 कब लाया गया? 50 में लाया गया। कब लाया गया? 1950 में आपका जो है लाया गया। फिर योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। कब? 2015 में इसे जो है क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद में इसकी जगह पे क्या किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। किस चीज का? नीति आयोग। नीति आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। तो इसको भी ध्यान रखना। कब? 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी सॉरी, यहाँ पे 1900 नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीति आयोग वाला, तो इसको जो है हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विशाल टाइम कितना हुआ? विशाल? हाँ, नहीं, टोटल में वीडियो का ड्यूरेशन कितना हुआ? 30 मिनट। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस प्रकार की सरकार वैधानिक कानून है और नागरिक अधिकारों द्वारा बंधी होती है? राजशाही सरकार, तानाशाही सरकार, एकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक जो सरकार है वो क्या होती है? वैधानिक कानून से बंधी होती है, क्योंकि वो किससे चलती है? कानून से चलती है। और नागरिक के अधिकारों का क्या रखती है? ध्यान रखती है। ये तो सारी उल्टा है भाई, ये कुछ भी ध्यान नहीं रखती है। आपने पहले सुना होगा कि जो राजाशाही चलती थी, राजा लोग अपनी मन मर्जी से किसी को फांसी देते थे या कुछ भी करते थे। तानाशाही, अरे हिटलर का तो नाम आपने सुना ही होगा। किसका? हिटलर का। तो हिटलर भी तो ऐसा ही था, तो तानाशाह था। कितने लोगों को उसने मरवा दिया? बहुत लोगों को उसने मरवा दिया। तो क्या अधिकारों का इसने संरक्षण किया? बंधा था? ये नहीं बंधा था। उससे क्या मतलब था इसको? ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अभी तो बताया था किस वर्ष की गई। उसकी पहली बैठक हुई थी, उससे जस्ट पहले हुआ था। तो 1948 में? नहीं जी। 1947 में? नहीं, इस समय तो हम आजाद हुए थे। 1945 में? नहीं। तो कब हुई? 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई थी। इसके फिर एक बात देख लीजिए, स्थायी अगर अध्यक्ष पूछे, क्या पूछे? स्थायी अध्यक्ष पूछे तो कौन होंगे? होंगे जो पहले आपके राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थायी पूछे, अगर क्या पूछे? अस्थायी पूछे तो क्या आंसर होगा? अस्थायी में क्या होगा आपका? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक अनुरोध है, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आप लोग जो है बीच में छोड़ के मत जाना, इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? भारत सरकार के कह रहा है कितने अंग हैं? 2, 4, 3, 5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। जो भारतीय सरकार है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। किस किस में? एक तो किस में डिवाइड होती है? कार्यपालिका। किस में? कार्यपालिका। फिर किस में डिवाइड होगी? फिर आपकी विधायिका। किस में डिवाइड होगी? विधायिका। इनके नाम भी जानना जरूरी है। आज उसने सिर्फ नंबर पूछे हैं, कितने अंग हैं, तो वो नाम भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर। विधायिका। फिर क्या होती है? न्यायपालिका। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और प्लस जो है याद भी करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कौन शासन की विधायी शाखा है जो कानून बनाने का प्रभारी है? मतलब कहने का मतलब इनमें से ऐसा कौन है जो जहां कानून बनाया जाता है, जिससे हमारा देश चलता है,
गृह मंत्री कानून बनाता है? बिल्कुल नहीं जी, एक व्यक्ति थोड़ी ना कानून बना लेगा, उसमें तो सभी का जो है पार्टिसिपेशन होता है। राष्ट्रपति बना लेगा अकेले? बिल्कुल नहीं बनाएगा, वो तो लास्ट में जो है क्या करता है, या तो उसे मंजूर करेगा या कैंसिल करेगा। फिर है सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बनाता है, बल्कि वो कानून का क्या करता है, संरक्षण करता है। क्या करता है? कानून का संरक्षण करता है, हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? संसद होना चाहिए, संसद। अगर राज्य में यही चीज पूछे कि राज्य में विधायी शाखा कौन सी होती है, तो क्या बनाओगे, बताओगे आप? राज्य विधान मंडल। क्या होगा? राज्य विधान मंडल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा, इसे समझ जाना, बोल तो रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? मतलब अधिकार है, इसमें अधिकार है, लेकिन कह रहा है किस प्रकार का अधिकार है। थोड़ा सा जो है डीपली क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा समानता का अधिकार, क्योंकि 14 से 18 क्या बताता है? समानता के अधिकार के बारे में बताता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो जो है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। कहां से? अनुच्छेद 25 से लेके कहां तक है? 28 तक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होगा आपका? अभी बताया था भैया, 23 होगा और प्लस 24 होगा, 23 होगा और प्लस 24 होगा। स्वतंत्रता का अधिकार जस्ट अभी बताया था, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 इधर से देखो तो इधर से ज्यादा समझ में आएगा। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 और 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, साथ में अनुच्छेद भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है? जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 346। जी नहीं, अगर कंफ्यूज हो सकते हो तो इनमें हो सकते हो। इसके तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, जो एससी है, वो अपनी क्या जारी करती है? रिट जारी करती है। क्या जारी करती है? रिट। और जो है रिट जारी करती है, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 226 के तहत भी रिट जारी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करेगी, तो कौन जारी करेगा? हाई कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसको भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चंस ये आ चुके हैं आपके एग्जाम में, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम में जब भी पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो यहीं से ही पूछे जाते हैं। और तो और मैं एक्सप्लेनेशन करते हुए भी चल रहा हूं, तो वहां से भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान किन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है? करदाताओं को, शिक्षकों को, नागरिकों को, गैर नागरिकों और नागरिकों को। इसका करेक्ट आंसर होगा नागरिकों को। ये वाला अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, लेकिन अगर आपको इसका मतलब पता है इसका, तो आपका आंसर 100 नहीं 110% मैं कह सकता हूं कि गलत नहीं होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है भारत में भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 18 से कम ना हो, है ना। तो कर क्या सिर्फ भारत में जो कर देते हैं वही वोट डालते हैं क्या? बिल्कुल गलत है भैया। इतने ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, सभी तो कर देते नहीं है। हाँ, कुछ इनडायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट कर सभी तो नहीं देते। तो क्या आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। शिक्षक, अरे आपके गांव में भाई वोटिंग होती होगी, क्या सिर्फ शिक्षक लोग ही वोट डालने जाते हैं? अंगूठा छाप भी जाते हैं वोट डालने के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। गैर नागरिकों, यहां ये इतना सही है, लेकिन इसमें इतना जोड़ दिया तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। हम अपने नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देते हैं, ना कि किसी दूसरे देश के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देते हैं। तो ये भी गलत है। करेक्ट क्या होगा? नागरिकों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? समवर्ती सूची दी गई है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7वीं। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। और ये जो ऑप्शन में दिए इनके बारे में भी देख लेते हैं।
पांचवी अनुसूची किसके बारे में कहती है? पांचवी अनुसूची बताती है कि भारत में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं जिनमें एसटीज रहते हैं, एसटीज का मतलब जो जनजातियां हैं वो रहती हैं, उनके बारे में बताया गया। लगभग में 10 राज्यों के बारे में। किसके बारे में? 10 राज्यों में जो जनजातियां रहती हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है हमारे संविधान की अनुसूची नंबर 5 में। छठवें में क्या है? छठवें में भी यही चीज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य हैं आपके। कौन कौन से? असम, मेघालय। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान रखना। ये सभी के सभी कहां के राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची में मैंने अभी बता दिया जस्ट। फिर 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में आपकी जो राजभाषा है, क्या है? जो राजभाषा है उनका वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। अभी तक कितनी राजभाषाएं हो चुकी हैं? तो कितनी हो चुकी हैं? 22। लेकिन जब संविधान बना था तब कितनी थी? 14 थी। तब कितनी थी? 14 थी। तो इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो है राजभाषा की बात आई है, तो अगर अनुसूची पूछे किस अनुसूची में राजभाषा का वर्णन है तो 8वीं, लेकिन अगर भाग पूछ ले तो 17वां भाग। अगर भाग पूछ ले तो कौन सा होगा? 17वां भाग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लगभग आज के सेशन के हम एंड की ओर हैं। ठीक है, 29 और 30। आज के सेशन में हम सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मेरा मानना अगर 30 क्वेश्चन करते हैं तो क्वांटिटी भी सही है और प्लस क्वालिटी भी सही आ रही है। मतलब एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और चीजों की भी क्वालिटी मिल रही है आपको। ये मेरा अनुभव है, मैं कह रहा हूं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा सांसद का निचला सदन है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इस ट्रिक को ध्यान रखना। सरल, ये सरल कर लो या सरला कर लो। सा से क्या होना चाहिए? संसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संसद। रा से क्या होना चाहिए? राज्यसभा। क्या होना चाहिए? रा से राज्यसभा। फिर ला से क्या होना चाहिए? लोकसभा। क्या होना चाहिए? लोकसभा। अब देख लीजिए, यहां से 79 से चालू है, 79 लगातार 80 81, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत है? तो भैया देख लो, लोकसभा किसके तहत होगी? 81 के तहत होगी। किसके तहत होगी? 81 के तहत। इनके बारे में तो मैंने बता ही दिया, 79 में ये होगा, संसद होगा, राज्यसभा 80 में होगा आपका। ठीक है, चलिए एक चीज और। अच्छा, लोकसभा को उसने निचला सदन बता दिया, तो फिर जो है आपका उच्च सदन कौन सा होगा? तो उच्च सदन आपकी क्या कहलाती है? राज्यसभा कहलाती है। क्या कहलाती है? राज्यसभा आपकी उच्च सदन कहलाती है। क्या कहलाती है? उच्च सदन। क्यों कहलाती है? क्योंकि रीजन सही ध्यान रखिए, क्योंकि ये कभी भी विघटित नहीं होती। क्या नहीं होती? विघटित नहीं होती। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे स्थायी सदन या सभा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं या संसद का स्थायी सदन किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? अभी भैया जब वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चन आया था तो मैंने डिटेल के साथ में समझाया था, आप बता सकते हो। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, वो इसको गिन नहीं रहा है, अध्यक्ष को वो गिन नहीं रहा है, वो काट रहा है। कह रहा अध्यक्ष के अलावा में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल में तो हमने 5 बताए थे। कितने बताए थे? 5 बताए थे, जिसमें से एक क्या बताया था? अध्यक्ष बताया था। एक क्या आपका बताया था? अध्यक्ष बताया था। और 4 अन्य सदस्य बताए थे। क्या बताए थे? 4 अन्य सदस्य बताए थे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप ही बताइए भाई, 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या जो कितने होने चाहिए? वो कह रहा है साफ साफ एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, तो 4 होते हैं। अगर टोटल पूछता तो 5 होता, लेकिन वो अध्यक्ष को काउंट कहां करवा रहा है? तो टोटल में क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आप बताइए आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना
ना भूलें। और अगर आप जेबीगंज के आसपास के निवासी हैं तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में भी कंपटीशन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।